In the previous video, we discussed why US won every battlefield but lost the war. And today we are going to discuss the 5 major structural points that need to explore while using the game theoretical framework. The first point is the structural one. The stronger player is always playing a different game. और ये एक फाउंडेशनल इनसाइट है कि दोनों प्लेयर्स एक डिफरेंट गेम खेल रहे होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जब भी किसी गेम में किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंटर होता है तो वो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, अपने एडवर्सरी को वो डिफीट करता है, उसके अलावा रिजीम चेंज करता है और एक स्टेबल गवर्नमेंट इंस्टॉल करने की कोशिश करता है वहाँ पर। और इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट दे रिक्वायर्ड द स्पीड, रिसोर्स एंड अ काइंड ऑफ ए सस्टेन्ड कमिटमेंट ओवर द ईयर्स एंड ओवर द डेकेड्स। इसके बरक्स जो वीकर साइड है वो फंडामेंटली एक डिफरेंट गेम खेल रही होती है और उनका मकसद ये वॉर जीतना नहीं होता, कम अज कम रिवायती तरीके से तो नहीं, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि सिर्फ सर्वाइव किया जाए और इस वॉर की कॉस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसकी जो पॉलिटिकल विल है उसको कोलैप्स कर दिया जाए। और इसको गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। और वॉर ऑफ एट्रिशन में वो प्लेयर जीता नहीं है जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, बल्कि वो प्लेयर जीता है जिसके पास ज़्यादा रिजॉल्व होता है और जो कॉस्ट ऑफ वॉर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है ओवर द period of time. And here is the paradox: the weaker player, precisely because they have a very few resources, और उनकी जो cost of war है वो बहुत ही कम है। और इसके बरक्स अगर हम देखें जो सुपर पावर है उनके लिए लॉजिस्टिक्स है, सपोर्ट है और उनके सोल्जर के लिए जितनी भी इक्विपमेंट्स आती हैं वो कॉस्ट करती है $1000 और ये पॉकेट पे जो बोझ पड़ता है सुपर पावर की वो डायरेक्टली लिंक करता है अवाम के साथ। और जो फाइनेंशियल बर्डन है सुपर पावर के लिए वो हमेशा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द वीकर वन। So the game is not about who has the more resources. It is about who can afford to stay for the long period of time. Secondly, United States consistently losing information war while they are dominating the physical battlefield. In game theory, information is always a strategic asset. और जो भी प्लेयर जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, बेटर इन्फॉर्मेशन होगी, वो बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और सिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो वीकर साइड है उसके पास हमेशा से बेटर इन्फॉर्मेशन होती है और वो स्ट्रॉन्गर साइड पे होती है और उसको लेवरेज ज़्यादा हासिल होती है। ऐसा क्यों है? आइए बताता हूँ। क्योंकि इंसर्जेंट जो हैं वो लोकल पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, उनको मालूम होता है कि कौन लॉयल है, कौन उनका हॉस्टाइल है और कौन वेट कर रहा है इस बात का कि विनिंग साइड को चूज़ किया जाए। और यही वजह है कि उनको लोकल पॉलिटिक्स के बारे में भी मालूम है, उनको ट्राइबल डायनामिक्स भी समझ आती हैं, उनको स्मगलिंग रूल्स का पता है और वो सेफ हाउसेस के बारे में भी बेहतर तरीके से जानते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो ज़्यादातर रिलाई करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर और इंटेलिजेंस पे। लेकिन इंटेलिजेंस आपको ये तो बता सकती है कि आपका दुश्मन कहाँ पर है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि आपका दुश्मन कौन है और कौन आपका दुश्मन फ्यूचर में होने वाला है। और इसको हम गेम थ्योरी के फ्रेमवर्क में कहते हैं हिडन एक्शन प्लान। और हिडन एक्शन प्लान का मसला सुपर पावर इस तरह से फेस करती है कि वो ये तो ऑब्जर्व करते हैं कि उनके दुश्मन क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो लोकल पॉपुलेशन के अंदर ब्लेंड करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और यही वजह है कि उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और अगर आपके पास बेस्ट मिलिट्री भी हो तो विदाउट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो गेस के ऊपर ही बेस करती है, वो एक्यूरेट नहीं होगी। वियतनाम में यूएस ने वियतकांग्स को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनको ओवर एस्टिमेट किया, उनकी कैपेबिलिटीज़ को। जो अफगान नेशनल आर्मी है जिनको इन्होंने खुद ट्रेन किया था, इराक के अंदर मिस जज किया गया एक सेक्टेरियन डायनामिक्स को आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सदाम गवर्नमेंट। और यही वजह है कि इसको हम एक इनकॉम्पिटेंस तो नहीं कह सकते सुपर पावर की तरफ से, लेकिन ये स्ट्रक्चरल है। गेम का स्ट्रक्चर इटसेल्फ हाइड करता है इस इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्गर प्लेयर से और दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। Thirdly, this is the clock that every insurgency watches and the stronger player has a domestic countdown that the weaker player doesn't have. ये डेमोक्रेटिक सुपर पावर्स हैं, ये दो वॉर साइमल्टेनियसली लड़ रही होती हैं। एक वॉर तो वो है जो कि वो बैटलफील्ड के ऊपर लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी वॉर वो है जो डोमेस्टिकली लोगों के दिलों में लड़ी जा रही होती है और लोगों की सपोर्ट हासिल की जा रही होती है। एक मिलिट्री हिस्टोरियन है एंड्रयू मैक, वो इस सारी सिचुएशन को कहते हैं बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल रिजॉल्व। और एक इंसर्जेंट्स हैं वो यूएस मिलिट्री को हराना नहीं चाहते, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि जो पब्लिक की विलिंगनेस है इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए उसको तोड़ा जा सके। और यही वजह है कि हमने पिछले कई एविडेंस देखे हैं। अगर हम बात करें वियतनाम वॉर की, इराक वॉर की, अफगान वॉर की, तो हमें एक सेम पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें हमने देखा कि जब कैजुअलिटीज होती हैं और कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ती है और टाइम पास होता है तो जो पब्लिक
ओपिनियन है वो चेंज होता है और वो कहते हैं कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए। वियतनाम वॉर में शिमाली वियतनाम को पता था, अफ़गानिस्तान वॉर में तालिबान को पता था और इराक वॉर में इंसर्जेंट्स को ये बात मालूम थी कि वक्त उनके साथ है। फोर्थली, सुपर पावर जब भी किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं विद द सपोर्ट ऑफ अ लोकल पार्टनर, और ये जो लोकल पार्टनर है ये इनका सबसे ज़्यादा यूजुअली वीकेस्ट लिंक होता है स्ट्रेटेजिक चेन के अंदर, क्योंकि यूएस की स्ट्रेटेजी हर एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सेम टेम्पलेट फॉलो करती है कि ट्रेन एंड इक्विप द लोकल गवर्नमेंट और उनकी आर्मी को ट्रेन किया जाए ताकि वो इसको टेक ओवर करें। ऑन पेपर तो दिस स्ट्रेटेजी मेक्स सेंस, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये प्रिसाइसली प्रिडिक्टेबली कंसिस्टेंटली ये रॉन्ग है, और गेम थ्योरिस्ट इस सारी सिचुएशन को कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। सो इस गेम में यूनाइटेड स्टेट्स एक प्रिंसिपल है और जो लोकल पार्टनर है वो बिहेव करता है एज एन एजेंट, और प्रिंसिपल हमेशा यही चाहेगा कि उसका एजेंट इफेक्टिवली वॉर के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, उसके अलावा वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ले और पॉपुलर सपोर्ट के साथ वो इस सब चीज़ को विन करे। लेकिन एजेंट का जो इंसेंटिव है वो बहुत डिफरेंटली देख रहा होता है। एजेंट क्या करता है, एजेंट लीडरशिप ऑलवेज दे केयर अबाउट देयर पर्सनल इंसेंटिव्स, और वो अपनी पर्सनल इन्रिचमेंट करते हैं, पॉलिटिकल सर्वाइवल को फोकस करते हैं बजाय इसके कि वो इस वॉर को विन करें। यही वो बुनियादी मसला है जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट के जो इंसेंटिव्स हैं वो आपस में मैच नहीं करते, और एजेंट को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जब तक यूएस की कमिटमेंट रहेगी तो पैसा भी आता रहेगा, वेपन्स भी आते रहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ उनकी क्या परफॉर्मेंस है। और यही हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर भी, जो हामिद करजई की गवर्नमेंट है, उसके अलावा यही पैटर्न हमने देखा वियतनाम में भी, और यही इसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिला इराक के अंदर। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट डेंजरस और ट्रैप ऑफ ऑल है, जिसमें सुपर पावर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंटर तो हो जाती है बट विदाउट नोइंग एन अचीवेबल डेफिनेशन ऑफ द विक्ट्री, दैट व्हाट डज विनिंग लुक लाइक। और ये हमने वियतनाम में देखा कि वियतनाम में यूएस एंटर होता है टू स्टॉप द कम्युनिस्ट एक्सपेंशन, उससे उनकी जो गोल है वो शिफ्ट करता है टू विनिंग द हार्ट एंड द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड देन दे गो फॉर द पीस विद द ऑनर, और फिर उनको एक फेस सेविंग चाहिए थी विड्रॉल के लिए 1975 में। अफगानिस्तान में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि पहले वो आए तो इस वजह से थे कि अलकायदा को डिस्ट्रॉय करें, देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ डेमोक्रेसी, देन दे मूव टुवर्ड्स अ काउंटर इंसर्जेंसी, और लास्ट में उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबली एंडिंग वॉर अनाउंस करके यहाँ से एग्जिट किया। इराक में उनका गोल था कि रिमूव करने हैं वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उससे रिजीम चेंज की तरफ शिफ्ट किया एंड देन टू काउंटर इंसर्जेंसी, और देन हमने देखा है कि प्रिवेंटिंग द ईरानियन एंड द शिया इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो यूएस का मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब यूएस को ये ही नहीं पता कि जीत क्या है, तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आप जीत चुके हैं। और इसको हम गेम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कहते हैं अ गेम विद नो डिफाइंड टर्मिनल नोड, एक गेम जिसको आप कभी एंड नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज नो एग्रीड अपॉन कंडीशन फॉर एंडिंग इट। और स्ट्रॉन्गर प्लेयर सिर्फ इसी वजह से इस वॉर को कंटिन्यू रखता है क्योंकि अगर वो इसको स्टॉप करेगा तो उसको लगेगा कि वो ये जंग हार गया है, और वो इस वॉर को कंटिन्यू रखता है लेकिन उससे कुछ भी अचीव नहीं करता, और यही वो ट्रैप है जिसमें एक सुपर पावर फंस जाती है। सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट द सुपर पावर पैराडॉक्स इज नॉट द फेलियर ऑफ अमेरिकन स्ट्रेटेजी दैट कैन बी फिक्स्ड विद बेटर जनरल्स एंड द वेपन्स, but it is a structural feature of asymmetric warfare, and it is playing out even in 2026 across a multiple theater. And here is my prediction. सबसे पहले ईरान वॉर की बात करते हैं। अमेरिका और इसराइल अगर हम देखें तो वो ओवरवेलमिंगली मिलिटरली सुपीरियर हैं ईरान से, और टेक्टिकली वो डोमिनेट भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है वही गेम प्लान जिसमें लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं, जिसके अंदर प्रॉक्सी वॉर है थ्रू हिजबुल्ला और इराकी मिलिशिया, उसके अलावा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और एक डिसेंट्रलाइज्ड जो उनका कमांड सिस्टम है जिसमें अगर उनकी लीडरशिप कोलैप्स करती भी है तो वो सरवाइव करेंगे। और इस बार मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि टैक्टिकली तो ईरान हार जाएगा और हार भी गया है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ईरान सरवाइव करेगा और ईरान ये गेम जीतेगा, क्योंकि ये गेम का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक वॉर वाला स्क्रिप्ट ही फॉलो करेगा। अब बात करते हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, जिसमें सिमिलर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है लेकिन एक डिफरेंट गेम खेली जा रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन वॉर के अंदर मिलिटरली डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन वो बिहेव कर रहा है एज ए प्रिंसिपल जो कि फंड करता है अपने एजेंट को। और हमने देखा है कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो कि अर्लियर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेम टेंशन एग्जिस्ट करती है यूक्रेन और यूएस के बीच में कि कब तक अमेरिका इस सारे के सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर को सस्टेन करेगा। और हमने ये देखा है कि यूक्रेन जो है इस बैटिंग ओपन एंडेड कमिटमेंट, और हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि इस तरह की कोई भी चीज
जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर वेनेजुएला की बात करें तो दिसंबर 2025 में यूएस ने इन्वेजन किया और ब्लॉकेड एक लगा दी, और उसके बाद हमने देखा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू गेम। तो सवाल ये नहीं है कि यूएस ने क्या इनिशियल फेज में जीत गया, बल्कि सवाल ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने डिफाइन किया कि असल में विक्ट्री है क्या। क्योंकि अगर उन्होंने विक्ट्री को डिफाइन नहीं किया तो इसका मतलब है हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करेगी। फ्रॉम अ गेम theoretical perspective, my prediction is the superpower paradox will not be solved by the better technology and the weapons or the troops. It can only be resolved by changing the game itself and by defining the victory narrowly and by recognizing the commitment problem honestly and by never entering into a war of attrition against an enemy whose only strategy is to survive. So the question is not whether the US can win, the question is whether it can learn to play a different game. Thank you for watching this video. I am Dr. Zohaib Gilani and this is the Gilani Doctrine. If you like the video, please subscribe to my channel, and if you have any question, drop in the comment section.